हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे शानदार और इंटरेस्टिंग स्टोरी के न्यू पार्ट में। क्या अनाया शादी के प्रस्ताव को मंजूर करेगी, ये जानने के लिए बने रहिए। मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। जैसे ही पापा ने हर्षित सक्सेना का नाम लिया, मैं उस दिन के बारे में सोचने लग गई। सुबह का वक्त मैं घर में ही बने पापा के ऑफिस एरिया में खिलौने के ढेर के बीच बैठी अपनी बार्बी डॉल को सजा रही थी। पास ही पापा अपने वर्किंग टेबल पर लैपटॉप में बिजी थे। पापा, मेरी बार्बी अच्छी लग रही है ना? पापा ने बिना लैपटॉप से नज़र हटाए ही कह दिया। हाँ बेटा, बहुत सुंदर है, मैंने रुआंसी आवाज़ में कहा। पर पापा, आपने तो देखा भी नहीं। पापा, वो इसलिए क्योंकि कोई भी गुड़िया मेरी अन्नू से ज़्यादा प्यारी नहीं हो सकती। कहते हुए पापा ने मुझे आकर गोद में उठाते हुए किस किया और बोले, मेरी गुड़िया ज़्यादा प्यारी है। तभी अचानक फोन बजने लगा और उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंजने लगी। इस वक्त उन्हें बिजनेस कॉल्स ही आते थे। सो पापा ने मुझे नीचे उतारा और फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया। मगर ये कोई बिजनेस कॉल नहीं था। दूसरी तरफ से किसी लड़की की आवाज़ आ रही थी, जो कह रही थी, मिस्टर पारेख, आपकी वाइफ का रोड एक्सीडेंट हुआ है, आप प्लीज़ जल्दी हॉस्पिटल पहुंचिए। पापा बुरी तरह घबरा गए, मुझे लेकर फौरन वहां से हॉस्पिटल निकल गए। मगर अभी हम आधे रास्ते में भी नहीं पहुंचे थे कि दोबारा एक कॉल आया। इस बार भी हॉस्पिटल से ही आया था, ये बताने के लिए कि मॉम अब नहीं रहीं। उस दिन मैंने पहली बार पापा को इतना टूटा और हारा हुआ देखा था। मुझे गले से लगाकर जब वो बेतहाशा रोने लगे, तो मैं उनसे पूछना चाहती थी कि आखिर मॉम को क्या हुआ है। मगर दिल के किसी कोने में शायद पहले ही यह एहसास आ चुका था कि कुछ बेहद बुरा घट चुका है। हम दोनों ने ही मॉम को बेजान शरीर को देखा था और उस पर लगे सैकड़ों घावों को भी। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो इससे भी ज़्यादा दर्द देने वाला था। नर्स ने पापा को मॉम की रिपोर्ट सौंप दी। मॉम जिस लेडी डॉक्टर के टच में थी, उसने बताया मॉम प्रेग्नेंट थी। पापा को यह बात पता नहीं थी। इनफैक्ट मॉम को भी ये बात उसी सुबह पता चली थी। डॉक्टर ने बताया, सुबह ही उन्होंने फ़ोन पर उनसे बात की थी और बताया था कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट में उनका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा था। वे इतनी एक्साइटेड थीं कि उसी समय डॉक्टर से मिलने हॉस्पिटल निकल गईं। उन्होंने बताया था कि वे अगले हफ्ते होने वाले मेरे बर्थडे पर पापा और मुझे सरप्राइज देंगी। मगर नियति कुछ और ही थी। उस एक्सीडेंट में सिर्फ एक नहीं, दो जानें गई थीं। हमने मॉम के साथ उसे भी खोया था, जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं था। हमारा सब कुछ खत्म हो चुका था। बस पापा और मैं, अब यही हमारी दुनिया बची थी। लेकिन इसके बाद पापा ने मॉम के हत्यारे को सज़ा दिलवाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा ली। लेकिन जिस कार ने मॉम की कार को टक्कर मारी थी, उसके मालिक का नाम सुनकर पापा को और भी ज़्यादा धक्का लगा। ये और कोई नहीं, हर्षित सक्सेना की कंपनी HR कॉरपोरेशन के मालिक का छोटा भाई था। पुलिस ने फौरन उसे पकड़कर जेल में डाल दिया था। मगर सक्सेना ने भारी पैसे खर्च कर उसकी सज़ा बेहद कम करवा दी थी। उसका भाई बेहद सस्ते में छूट गया। पापा ने बहुत कोशिश की, मगर उसे सज़ा नहीं हो पाई। जाहिर है HR कंपनीज हमसे नाम और पैसे दोनों मामले में ज़्यादा आगे और पावरफुल थे। उस दिन मुझे पहली बार पैसे की ताकत का अंदाज़ा हुआ था, जिसने कितनी आसानी से एक मुजरिम को बेकसूर ठहरा दिया था। एक वक्त था जब हर्षित सक्सेना की कंपनी HR कॉरपोरेशन और हमारी कंपनी JP प्रॉपर्टीज आपस में लिंक्ड थी। ये सिर्फ बिजनेस रिलेशन नहीं था, बल्कि हम फैमिली फ्रेंड्स भी थे। ये दोस्ती दोनों ही परिवारों में मेरे परदादा जी के वक्त से ही चली आ रही थी। दोनों परिवारों के बीच आपसी रिश्ते बेहद अच्छे थे। कई मौक़े पर दोनों परिवारों ने आगे बढ़कर एक दूसरे की मदद की थी। मगर उस हादसे के बाद पापा ने न केवल उस परिवार के साथ सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए, बल्कि बिजनेस को भी अलग कर दिया। साथ काम करने वाली कंपनी आज एक दूसरे की राइवल कंपनी में गिनी जाने लगी है। इसके बाद पापा ने खुद को पूरी तरह बिजनेस में झोंक दिया। नतीजा, पिछले 13 सालों से JP प्रॉपर्टीज पूरे इंडिया में नंबर 1 लैंड डेवलपमेंट कंपनीज में से एक बन गई थी। और यही वजह थी कि आज 13 साल बाद पापा के मुंह से उस हर्षित सक्सेना का नाम सुनकर मुझे झटका सा लगा था। अगर ये मजाक है तो सीरियसली बहुत ही घटिया मजाक है, मैंने लगभग चीखते हुए पापा से कहा। फिर मैंने उन्हें कंधे से पकड़कर समझाते हुए कहा, पापा, आप दोनों बिजनेस राइवल्स हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे BJP और कांग्रेस हैं। क्या इन दोनों की कभी दोस्ती हो सकती है?
पापा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे पास बिठाते हुए कहा, जानता हूँ अन्नू, मगर हम इस वक्त मुसीबत में हैं। हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन को देखते हुए एचआर कॉरपोरेशन हमारी मदद को आगे आया है। उसने पास्ट में जो कुछ भी किया उसके लिए वो लगातार हमसे माफ़ी मांग रहा है। वो हमारे रिलेशन को वापस पहले जैसा करना चाहते हैं और बदले में तुम्हें अपने घर की बहू भी बनाना चाहते हैं। हाँ कह दो अनु। ये कहते हुए उनके चेहरे की उदासी और गहरी हो गई। मुझे उन्हें ऐसे देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और आखिर मुझसे अपने बेटे की शादी करके उन्हें क्या मिल जाएगा? पापा बोले, इस रिश्ते को एक नाम देकर वो इस बिजनेस पार्टनरशिप को पूरी तरह मजबूत बनाना चाहते हैं। मैं बिल्कुल रुआंसी हो गई। पापा मुझे ऐसे ही किसी अनजान आदमी के पास भेज देंगे? मुझे कहीं नहीं जाना। पापा ने भावुक होते हुए कहा, शादी तो तुम्हारी वैसे भी होनी ही है एक दिन, तो अभी ही सही। मगर तुम्हारी रजामंदी के बिना कोई बात नहीं होगी, ये मेरा वादा है। मैंने आखिरी कोशिश की। अकॉर्डिंग टू रिवाइज्ड इंडियन लॉ, आप मेरी शादी 21 साल से पहले नहीं कर सकते, आपको सज़ा भी हो सकती है। पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, बस कुछ ही महीनों की बात है, फिर तुम 21 साल की भी हो जाओगी। मैं हताश हो गई। पापा, न तो मैं और ना ही आप उसके बेटे से मिले हैं। आपको कैसे मालूम कि वो अच्छा ही आदमी होगा? अगर उसने शादी के बाद मुझे परेशान किया तो? और फिर अभी मेरे कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। मैं इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकती हूँ पापा? मुझे पूरा विश्वास है वो अच्छा लड़का होगा और उन्होंने वादा किया है शादी के बाद भी तुम अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीने के लिए आज़ाद रहोगी। अपनी पढ़ाई तुम जारी रख सकती हो। उन्होंने अपने दोनों हाथों के बीच मेरे चेहरे को थामते हुए कहा, तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं अन्नू। मैं तुम्हें इस शादी के लिए फोर्स नहीं कर रहा, बस उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा कर हमारी कंपनी को बचाने की कोशिश ज़रूर करोगी। आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा, मैं हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। कहते हुए उन्होंने मेरा माथा चूम लिया और कमरे से बाहर जाते हुए बोले, इस बारे में सोचना ज़रूर। इस बात को तकरीबन 5 दिन गुजर चुके थे। इस दौरान मैंने एक बार भी उस प्रपोजल के बारे में नहीं सोचा। दरअसल मैं किसी अजनबी के साथ खुद को इमेजिन करना भी नहीं चाहती थी। हालांकि इस दौरान पापा को भी जब भी मौका मिलता वो किसी न किसी बहाने से मुझसे इस बारे में एक बार ज़रूर पूछ लेते हैं। 3 दिन पहले जब मैं ड्राइंग रूम में बैठी टीवी देख रही थी, वो मेरे लिए मेरी पसंदीदा ड्रेस लेकर आए थे और मुझसे इस बारे में बात की। मैंने सख्ती से इस बारे में बात करने से मना कर दिया। अगले दिन शेफ से कहकर खाने में सारी की सारी मेरी पसंदीदा चीज़ें बनवाई गईं। डिनर टेबल पर उन्होंने फिर से मुझसे इस बारे में पूछा। मैंने फिर से मना कर दिया। लेकिन सच कहूँ तो अब उनकी कोशिशों और लगातार उदासी से भरे चेहरे को देखकर मेरा मन पिघलने लगा था। आज सुबह तो बाकायदा उन्होंने मुझे मेरे बर्थडे पर लेटेस्ट मॉडल की पोर्शे कार देने का ही प्रॉमिस कर डाला। उफ, ओके फाइन, मगर पहले मैं उस आदमी से मिलना चाहती हूँ। उसके बाद ही मैं कोई डिसीजन ले पाऊंगी। पापा इतने खुश हो गए मानो मैंने हाँ बोल दिया हो। उन्होंने कहा, मैं हर्षित से बात करूंगा इस बारे में। थैंक यू अन्नू। कहते हुए उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। मैंने उन्हें खुद से अलग करते हुए कहा, इतनी जल्दी नहीं पापा। पापा मुस्कुराते हुए बोले, मुझे यकीन है तुम हाँ ही बोलोगी। अगले दिन पापा ने मुझे बताया, अगले शुक्रवार की रात डिनर हम हर्षित सक्सेना की फैमिली के साथ करने वाले हैं। दोनों ही परिवारों ने ये डिनर सिर्फ हम दोनों के लिए रखा था। हम दोनों यानी हर्षित सक्सेना के बेटे और मेरे लिए, ताकि हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ सकें। पापा ने भले ही अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, मगर मैं भी मन में ठान चुकी थी, उस जूनियर सक्सेना से मैं शादी नहीं करने वाली। कम से कम इतनी जल्दी तो बिल्कुल नहीं। मैं हैरी को पसंद करती थी और शादी भी मुझे उसी से करनी थी। वो अलग बात है कि उसने मुझे कभी फ्रेंड से ज़्यादा कुछ समझा ही नहीं था शायद। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता था। आखिर क्या होगा ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। और स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी लाइक करें और नए हैं तो हमारे चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब करें।